भाई देखिए, हम लोग जो हैं यूट्यूब पर 1K के बहुत ही पास हैं। सिर्फ 85 सब्सक्राइबर्स और चाहिए तो करवा दो यार। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट फटाफट 1K करवा दीजिए। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद नहीं आता तो सब्सक्राइब करके बताइए कि आप लोगों को क्या देखना है, लेकिन सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इससे पीछे पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो देखिए, स्टार्टिंग में मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये लगेगा कि जो सेशन है वो विकास दुबे पर ज्यादा फोकस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ना ही हम यहाँ पर किसी को सपोर्ट करने आए हैं, ना ही हम यहाँ पर किसी के खिलाफ आवाज उठाने आए हैं। जो मेन टॉपिक है आज की इस लाइव सेशन का, वो ये है कि इंडिया में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, और ऐसा नहीं है कि आज ही ये हुई हैं, अब तक जो हो रही हैं, आखिरकार वो एनवायरमेंट पूरा बना कैसे, क्यों एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हमारे देश में इतनी ज्यादा हो रही है, क्या ये रेलिवेंट है या नहीं है। तो हम लॉ के फ्रेमवर्क में इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसी वजह से आज जो मेरे साथ हमारे को पैनलिस्ट है, मेरे बड़े भाई हैं तरुण नौटियाल जी, उन्होंने मैं ज्वाइन करा है। ये एक लॉ के स्टूडेंट है, साथ ही साथ ये यूपीएससी प्रैक्टिस के मेंटोर भी हैं, जहां पर ये बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं और बहुत अच्छे पढ़ने में, और जब भी कोई भी कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक हो तो उसमें बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इसी वजह से इनके साथ बात करने का जो मतलब है वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी लॉ के स्टूडेंट से इन सब चीजों पर बात करते हैं तो आपको थोड़ा वाइड एंगल के तौर पर चीजें बता सकता है कि भाई लॉ की नजरों में क्या चीज रेलिवेंट है या फिर नहीं है। क्योंकि लेमैन के तौर पर तो हर कोई बात कर सकता है, बट हमें स्पेसिफिक प्रोविजंस पर जाना बहुत जरूरी है कि ये चीजें आज तक हुई हैं और अब आगे ये चीजें हो सकती हैं। तो मैंने आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दिया है कि इट इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स। हम सिर्फ इस पर रिवॉल्व करेंगे, यहाँ पर दुबे जी का लेना देना कुछ भी ज्यादा नहीं होगा। तो भैया आइए सीधा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंस्पायरिंग उज्जवल के इस वार्तालाप में। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके बाद ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब में भी दिखेगी, प्लस मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसका पॉडकास्ट भी निकाल सकूं। तो सबसे पहले हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया उज्जवल, थैंक यू सो मच इतना बड़ा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और थैंक यू सो मच डिस्क्लेमर देने के लिए। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट बिल्कुल नहीं है। हम लोग का कोई एम नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करना, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को फोकस करना, बिल्कुल भी नहीं है। हम सिस्टम के जस्टिस देने के तरीके पे एक क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है। वो आज के लिए नहीं, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जरूरी है। आप अचानक से कोई इंसिडेंट देखते हैं, आपको विकास दुबे अगर कोई इंसिडेंट आपको दिखता है, आपको हैदराबाद किलिंग्स दिखती है, आपको लगता है ये वन ऑफ इंसिडेंसेस है, और जैसे ही उस टाइम पे देश में अप्रोर हो जाता है, राइट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आपने बताया उज्जवल, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कोई बहुत नया टर्म तो है नहीं, बहुत पुराने से ये टर्म शुरू हुआ है। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा हाँ जुडिशियल जी, किलिंग्स बिल्कुल, का मैं यही मतलब। सवाल था कि सबसे पहले कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एक्चुअली में क्या है, इसके क्या क्या फॉर्म्स है, इस पर आप थोड़ा जरा प्रकाश डालिए। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का मतलब क्या होता है? जो जुडिशरी की प्रोसेस को बाईपास करके अगर कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी, वो कोई भी होगी, सिर्फ पुलिस की बात नहीं होती। अगर आर्मी में अंडर आर्मी एक्ट 1950, अगर एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत आफ्सपा एक्ट 1956, बहुत ही ज्यादा डिस्कस्ड हॉटली डिबेटेड टॉपिक आफ्सपा एक्ट 1956, उसके तहत भी कोई भी अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाईपास करती है जुडिशियल सिस्टम को, और वो अपने हाथ में ये डिसीजन लेती है कि दैट वी हैव टू प्रोवाइड द पनिशमेंट, तो इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल बोलते हैं। अब वो किलिंग है जो या फिर जुडिशरी के बाहर हो गया वो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल वो है। एक्स्ट्रा जुडिशियल है, बिल्कुल। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर जो 13th सेंचुरी में मॉन्टेस्क्यू ने दिया था हम लोगों को, वो आज तक रेलिवेंट है, और बिल्कुल रेलिवेंट है। कोई कहता है इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर एज सच बहुत ही ज्यादा रिजिड वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा देखते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ बनाता है, पार्लियामेंटेरियंस कोई लॉ बनाते हैं, तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमेशा जाके उस पर क्वेश्चन करता है। ये क्लियर कट एक एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ पावर का, और ये बनी रहनी और ये चाहिए। चीज बहुत तो हम बचपन से ही हमारी बुक्स में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, जहाँ पर हम 3 मेन ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करते हैं, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बारे में बात करते हैं, और कैसे कोई ना तो किसी के नीचे और ना ही किसी के ऊपर है। जब तक तीनों का समन्वय नहीं बनेगा तब तक ये देश आगे नहीं चल सकता। लाइक इसकी फंक्शनिंग के लिए इन तीनों का कोऑर्डिनेशन में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो रही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बाद। तो आपने जैसे कहा कि ये सिर्फ पुलिस डिटेंशन में नहीं होती, इसके बहुत सारे फॉर्म्स है, तो उन फॉर्म्स पर और थोड़ा प्रकाश डालिए जरा। तो ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये 2004 की कहानी है। आफ्सपा एक्ट लगा हुआ है। आफ्सपा एक्ट, अगर किसी को ये लगता है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए लगा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1956 में जब आफ्सपा एक्ट आया था, वो सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए आया था। जम्मू एंड कश्मीर में ये इतना लेट 1990s के अराउंड लगना शुरू हुआ। तो जम्मू कश्मीर से कोई वास्ता नहीं है आफ्सपा का। आफ्सपा का वास्ता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। ठीक है, ये एक्ट क्यों लगता है? इसमें इम्प्यूनिटी का एक प्रोविजन है। इम्प्यूनिटी मतलब आपको पनिशमेंट नहीं होगी अगर आप
एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, दैट इज टू से अगर आप एक आर्मी मैन है, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई एक्ट करते हैं, उसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो एज सच कोई ज्यादा ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? हाँ बिल्कुल। सुनने में बहुत ही एब्सर्ड साउंड करता है, बट इसकी बहुत जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ अनरेस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अनरेस्ट है, हमारे सेंट्रल इंडिया में अनरेस्ट है माओइस्ट को लेके, हम लोग काफी जगह देखते हैं, JNK में अनरेस्ट है। तो ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि पुलिस अथॉरिटीज, दैट इज टू से लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग अथॉरिटीज, यहाँ पे आर्मी पुलिस का काम कर रही है आफ्सपा के अंदर, तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं और वो इम्प्यून रहेंगे काफी सारे एक्शंस के लिए। उनको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जिसमें एक पब्लिक कोई भी सिटीजन अगर कोर्ट जा सकता है तो वो एज सच कोर्ट नहीं जा पाएगा आफ्सपा के। तो हम कहानी पे वापस आते हैं। 2004 का समय चल रहा है। एक लेडी थांगजम मनोरमा, इनकी बॉडी अचानक से बहुत फेमस केस है ये। बिल्कुल, ये बहुत फेमस केस है और एक फेमस केस इसलिए है उज्जवल क्योंकि हम लोग आजकल जो भी केसेस सुन रहे हैं शायद ही किसी को ये पता होगा कि अभी जस्ट जुलाई 10, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को वापस पूरा रीओपन किया, सारी रिपोर्ट अपने सामने लेके आई और अब ये केस ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में चल रहा है। 22 नवंबर 2020 को इसकी अगली हियरिंग होगी। तो इस केस में क्या होता है, एक विमेन मिलती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह वाले वहां पे जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि जो विमेन थी उसकी बॉडी को हाईली म्यूटिलेट किया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे मारा गया था, गोली वगैरह मारी गई थी और उसकी बॉडी को डंप कर दिया गया था। ये आफ्सपा के अंदर एक्ट हो रहा है और इसके रिपोर्ट बनाई गई 2004 में रिपोर्ट। और इस पर जो एलिगेशन लगाए गए वो असम राइफल्स पर लगाए गए थे। बिल्कुल, 17th असम राइफल्स पे ये एलिगेशंस लगाए गए थे जो कि एक आर्मी का पार्ट है। ठीक है, ओके, हम ये जानते हैं आफ्सपा का एक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमें चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, बट आप किसी भी अथॉरिटी को इतनी ज्यादा पावर नहीं दे सकते कि वो पब्लिक के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर ऐसा करते रहे और वो इम्प्यून रहे हमेशा से। तो इस स्टोरी में क्या होता है, फिर पब्लिक जो इंक्वायरी कमेटी बनती है उनकी एक रिपोर्ट निकलती है। बट अब आप ये देखिए कैसा नेक्सस है कि अथॉरिटीज का ही नेक्सस है ऑब्वियसली कि कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स इनको बोला कि आपको हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है, लेकिन फाइनली 2016-17 में जाके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई। तो आप समझ सकते हैं 2004 की रिपोर्ट है, केस उससे पहले का भी हो सकता है। 2004 में रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, पता चल चुका है कि क्या क्या केसेस हैं, कैसे कैसे बॉडी को म्यूटिलेट किया गया है। सिर्फ जयराज और फिनिक्स का केस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस नहीं है, ये केस बहुत ही रेगुलर है। अगर आप तमिलनाडु और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये भी है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लोग मेन स्ट्रीम इंडिया का पार्टी कंसिडर नहीं करते, तो वहाँ पर क्या चीजें हो रही है किसी को पता ही नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए मेरे को ये स्टोरी आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था क्योंकि ये सब जुडिस भी है, मतलब जुडिशरी में चल भी रहा है मामला। दूसरी बात है कि हम लोग नहीं मानते, हम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान देते भी नहीं है गाइस, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब क्या, हम लोग किसी पार्टी को बिल्कुल भी पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं कि किसी पार्टी का, आई थिंक ये पूरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। सिस्टम में प्रॉब्लम कैसे है, कैसे, पहले मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ। DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 1997 का केस बहुत ही फेमस केस है। ये प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए केस लेके आया गया था, बट इसने पुलिस रिफॉर्म्स वगैरह की काफी बात करी थी। पुलिस रिफॉर्म्स की बात 1950s से ही शुरू है, जब से हमारा देश बना है पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है। और जैसा कि मलिमत कमेटी की रिपोर्ट में वो जो कोर्ट, उज्जवल आप प्लीज वो कोर्ट कर सकते हैं जी? एक मिनट, मैंने उसको लिखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कहाँ लिखा है मैंने उसको देखना पड़ेगा। तो कोर्ट इस तरह से मिल गया। मैं उसको जरूर कोट करता हूँ। तो मलिमत कमेटी की स्टार्टिंग में ही आप देखें, पहला पेज देखेंगे तो उसमें उन लोगों ने एक फ्रेंच थिंकर और हमारे राइटर आंड्रे गाइड को, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत तो माफ कर दीजिएगा, उनको कोट करते हुए कहा था कि एवरीथिंग हैज बीन सेड ऑलरेडी बट एज नो वन लिसन्स वी मस्ट ऑलवेज बिगिन अगेन। ये रही बात। तो ये कितनी प्रॉब्लमेटिक बात है, ये कितनी नेचुरल बात है। आपको बार बार एक ही बात दोहरानी पड़ रही है। 247 से लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स आ गई हैं, पर क्या किसी भी प्रूडेंट सिटीजन ने क्वेश्चन किया है कि पुलिस रिफॉर्म्स में कितना काम हुआ है? ये पुलिस रिफॉर्म की बात जब DK बासु पुलिस रिफॉर्म के बारे में तो हम जरूर इस पर बात करेंगे, बट जो इसकी बात है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की, जैसे हमने कहा कि आज की बात है, पास से चल रहा है, तो इसमें पास में क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके केसेस रहे हैं, आज तक क्या कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि इसमें कितने लोग मारे गए हैं, इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे सकें तो। ओके, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब NCRB की रिपोर्ट आती है, नेशनल कमीशन रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, वो बताता है आपको पूरे देश में कितने किलिंग्स हुए हैं, कितने रेप्स हुए हैं, कितने मर्डर्स हुए हैं, सबके बारे में डिटेलिंग होती है। जब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की बातें होती हैं तो एक हेड बनाया गया है, जस्ट अदर्स लिखा हुआ है वहां पे, जैसे मिसलेनियस हो गया, ठीक है, और वो वहां पे बता दिया जाता है कि उसी में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को ऐड कर दिया जाता है।
हमारे पास जी। कोई कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का। ओके, पहली तो प्रॉब्लम। हम अगर इसको लाइक लेजिटिमेट क्या अपने लॉ के अंडर कंसिडर करते हैं इसको? बिल्कुल वैसे भी लेजिटिमेट नहीं है। आप लॉ के अंडर छोड़िए उज्जवल, एज अ ह्यूमन बीइंग भी ये बिल्कुल भी लेजिटिमेट नहीं है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है, बिल्कुल क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जनरली हम बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, तो उसके हिसाब से तो जो बना दिया वो लेकिन फिर सही। लेकिन फिर मनेका गांधी वाले केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है 1978 में। सिर्फ प्रोसीजर जी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हम हाँ फॉलो करते हैं। हम जी वर्बेटिम बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग मानते, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते, तो आर्टिकल हाँ 21 का जितना एक्सपेंशन हुआ है, हाँ जी आप और मैं बात कर रहे हैं राइट टू प्राइवेसी, अब हमारा एक फंडामेंटल राइट है। खड़क हाँ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था कि राइट टू प्राइवेसी कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आप देखिए हाँ सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व जी हो रहा है। अगर आप सिर्फ शब्दों बिल्कुल। से जाएंगे तब तो आप हाँ बिल्कुल जी पूरा, आप सब चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं जो कि जस्टिफाइबल है भी नहीं। हम्म। तो एक्स्ट्रा तो जुडिशियल यहाँ किलिंग्स का फिर जी जी इंडिपेंडेंट हाँ जी डेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इंडिपेंडेंट डेटा हाँ है जी 2016 से लेकर 2019 तक का एक डेटा है, जिसमें बता गया जी इंडिपेंडेंट एनजीओज वगैरह जो काम करती हैं, तो अपने रिस्क पे हाँ काम कर रही हैं, वो सब पता कर रही हैं, सारी रिसर्च कर रही हैं। तो पता चलता है 2016 से लेकर जनवरी 10 2019 तक 73 केसेस यूपी में, सिर्फ यूपी में 73 किलिंग्स हुई हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक बिल्कुल पंजाब का बहुत ही फेमस केस है, 10 जी साल के बाद कुछ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को सजा हुई थी। वहां पता चला था कि एक ऑफिसर ने, तरन तारण के एक ऑफिसर थे सुरजीत सिंह, उन्होंने बताया था उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, अपने ड्यूटी के टाइम पे 83 फेक एनकाउंटर्स किए थे, जस्ट बिकॉज उनकी सुपीरियर अथॉरिटी ने उन्हें कोई बात बोली थी। तो आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन छोड़िए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, क्या एज अ रैशनल ह्यूमन बीइंग ये सही है? फेक एनकाउंटर करना, पहले तो आजकल न्यूज के आगे फेक लगना, एनकाउंटर के आगे फेक लगना, ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग ट्रेंड है, क्योंकि फेक वर्ड ही बहुत ज्यादा, इसने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हिला दिया है, पूरे दुनिया का, बिल्कुल इंडिया की बात नहीं, जी पूरे दुनिया का सिस्टम हिल चुका है। तो ये फेक हाँ ही जी गलत है, क्योंकि जब क्वेश्चन किया गया तरन तारण के ऑफिसर से कि क्या आपके पास रीजन था, उन्होंने सिर्फ ये बात बोली कि सुपीरियर अथॉरिटी ने मुझे डायरेक्शन दी थी एंड वी डिड व्हाटएवर दे आस्क्ड अस टू डू। तो और कहीं ना कहीं ये सारा एनकाउंटर जो मामला है वो पुलिस रिफॉर्म्स पर आएगा, जिस पर हम आगे बिल्कुल जाकर बात करने वाले हैं। बिल्कुल बट फिर से जो अभी रिसेंटली हमने देखा कि केसेस एकदम से इसमें स्पाइक हुए हैं और लोगों के सामने आने भी शुरू हुए हैं। सो लाइक इतना ज्यादा अब इन लोगों को हाईलाइट क्यों हो रहे हैं ये वाले केसेस? क्या अभी तक हमारा मीडिया सो रेखा था, या फिर अब जो मीडिया का काम है, सोशल मीडिया, इसने इन चीजों को आगे लाने में बहुत ज्यादा मदद कर दी है ऐसे केसेस को? सोशल मीडिया का सबसे बड़ा रोल है इन सब इंफॉर्मेशन को आपके सामने प्रस्तुत करने का। सबसे फेमस केस फॉरेस्ट राइट्स ड्वेलर्स एक्ट 2006 के केस के अंदर नियमगिरी हिल्स में एक माइनिंग कंपनी जाती है और वो वहां के ट्राइबल्स को बिल्कुल हटाने की बात कर देती है, बोलती है हम आपको कोई दूसरी प्लेस दे देंगे, नियमगिरी हिल्स को आप छोड़ दो, वहां हम बॉक्साइट माइनिंग करेंगे। आपको फेमस कंपनी का नाम पता होगा, वेदांता करके वो कंपनी थी। उज्जवल, वहां पे हमें नहीं पता चलता कितनी अट्रॉसिटीज हुई है ट्राइबल्स के ऊपर, हमें नहीं पता कितना एक्स्ट्रा जुडिशियल काम हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ये एक नेक्सस है कॉर्पोरेट्स का, पुलिस अथॉरिटीज का, पॉलिटिकल सिस्टम का, ये पूरा एक नेक्सस है, क्योंकि जो जिसकी बार्गेनिंग पावर अच्छी नहीं है उसके साथ हमेशा उसे सप्रेस किया जाता है। लेकिन हमारे पास ये स्टोरी कैसे बाहर है? क्योंकि सोशल मीडिया अब एक्टिव है। तो आपको क्या लगता है कि ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि झारखंड जो कि हमारी रिचेस्ट बेल्ट है मिनरल्स की, वहां पे इतने सारे कोल माइंस वगैरह आपको सब कुछ मिलते हैं, तो आपको लगता है कि पहली बार ट्राइबल्स के साथ कुछ बुरा हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और खासकर अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे हम कहते हैं कि मूवीज हमारे सोसाइटी का आईना होते हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर में चीज को कितने ब्यूटीफुली इस चीज को पोर्ट्रे करा गया था कि किस तरीके से जो पूरा वहां पर सिस्टम होता है, नेक्सस होता है पॉलिटिशियंस के बीच में, और जो ये बैलेंस होते हैं, किस किस तरीके से लोग काम करते हैं। मेन चीज आती है जो उत्पीड़न लोगों का वहां पर होता है, मतलब बॉन्डेड लेबर हम कहते हैं यहाँ पर खत्म हो चुका है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिस में वो आज भी वहां पर मौजूद है। उनसे इन ह्यूमन तरीके से काम करा जाता है। आप भले ही कह रहे हैं स्लेवरी अबॉलिश हो चुकी है, बट वो नहीं है, ये हमें दिखती नहीं है, पर्दे के पीछे काम हो रहा है और हम शायद उस पर बात करना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा रोल अब जो निकल कर आता है और जिस पर हमें सवाल उठाना चाहिए वो है पुलिस पर। तो अगर हम हैदराबाद केस के बारे में बात करें, तो जैसे ही हैदराबाद में एनकाउंटर होता है, लोग खुशी से बिल्कुल झूम उठते हैं, हर जगह मिठाइयां बंटनी शुरू हो जाती हैं, लोग हैशटैग्स को ट्रेंड करने लग जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वहां पर जो पुलिस वाले हैं उनको हीरो की तरह लोग हेल करने लग जाते हैं, मतलब उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाता है। और जो खासकर इसमें
कमिश्नर ऑफ पुलिस थे इस डिवीजन के, उनको तो हैदराबाद में तेलंगाना का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है एक तरीके से, उन्होंने पहले भी बहुत सारे काम करे। बट जो मेरे लिए सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन निर्भया केस से भी है। अब देखिए, निर्भया केस जो 2012 में हुआ, 8 साल लग जाते हैं उसके जजमेंट को आने में, और फाइनली जब कहा जाता है कि भाई अब इन लोगों को हैंग करा जाएगा, इन 8 साल के अंदर में जिस तरीके से कल्प्रिट्स ने लॉ को मतलब एक तरीके से पूरा खंगाल दिया, चाहे वो रिव्यू पिटीशन हो, चाहे वो मल्टी पिटीशन हो, चाहे वो क्यूरेटिव पिटीशन हो, हर चीज का इस्तेमाल करा, हर लूप होल का इन लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश करी, और फाइनली मतलब इतना टाइम इस चीज में लग गया। अब जब ये वर्डिक्ट आता है तो निर्भया की मां काफी खुश होती है, और जब हैदराबाद में किलिंग होती है तो वो ये स्टेटमेंट देती है कि इस लड़की के साथ जस्टिस हुआ है जैसे ही इनका एनकाउंटर हो गया। तो जहां पर हम बात कर रहे हैं, हम तो एक रैशनल ह्यूमन की तरह बात कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट जहां पर एक विक्टिम की मदर इस चीज को पॉइंट आउट करती है कि अच्छा हुआ कि इनको वहीं पर मार दिया, इन लोगों को रोकना नहीं चाहिए, तो ये हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर और जो पुलिस का सिस्टम है, तो बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि अगर कोई पीड़ित इस चीज को बोल रहा है तो कितने ग्रीवियंस की बात है, लाइक ये बात है क्यों हमारे सामने निकल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उज्जवल। और अगर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो जैसे आपने बताया 8 साल लग गए एक केस को सॉल्व होने में, तो आपको इतने सारे अंडर ट्रायल्स का जो प्रॉब्लम है, इतने सारे जो ओवरबर्डन्ड जो जेल्स वगैरह हैं हमारे पास, इतने ओवर क्राउडेड हमारे पास जेल्स हैं, इनके बारे में आज से 1960s 1950s से बात हो रही है, तो इन पे क्यों नहीं रिफॉर्म किया जा रहा है? सिर्फ पुलिस रिफॉर्म करने से कुछ नहीं होगा, ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर पुलिस काम कर रही है तो वो किसके डायरेक्शन में काम कर रही है? वो जुडिशरी के डायरेक्शन में काम कर रही है, तो जुडिशरी को भी सशक्त होना पड़ेगा। अगर जुडिशरी टाइम पे कोई भी केस को नहीं, सूट टाइम पे नहीं होता है, उसका डिस्चार्ज टाइम पे नहीं होता है, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कोई इसमें दो राय नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, निर्भया का केस 8 साल लग जाते हैं। और इस पर मैं एक सुप्रीम कोर्ट के काफी फेमस लॉयर हैं जय साई दीपक, मैं कल उनका टाइम्स नाउ पर देख रहा था जो उनकी डिबेट चल रही थी इसी टॉपिक पर, और उन्होंने मतलब बड़ी अच्छी बात बोली, लाइक अच्छी तो क्या थी, लाइक सोचने वाली बात थी, एंड आई वुड लाइक टू कोट कि पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन द जुडिशरी एज फार एज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज कंसर्न्ड, बट कॉमन मैन केयर्स इज द एंड एंड नॉट द मीन, बिकॉज ही इज सिंपली नॉट गोइंग इनटू द न्यूआंसेस ऑफ लॉ। उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि लॉ हमारे देश में कैसे चल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कितने आर्टिकल्स हैं या नहीं है, जो उसको दिखता है वो ये है कि क्या हमारे सामने जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कैसे हो रहा है उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारे फाउंडिंग फादर महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही फेमस कोट है कि हमें सिर्फ मीन्स पे, हमें सिर्फ एंड्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें मीन्स पे भी ध्यान देना चाहिए। और हमें ये बात कभी नहीं बोलनी चाहिए कि मीन्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एंड। बिल्कुल सही बात है, लोगों को सिर्फ जस्टिस चाहिए, और ये बिल्कुल ट्रू है। जुडिशरी को भी, पुलिस को भी, उनको भी ये काम है कि वो जस्टिस डिलीवर करें, पर प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है, चाहते सब पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है। जी, जुडिशरी के भी अगर हम बात करें, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं पुलिस रिफॉर्म के बाद जुडिशरी से लिंक होता है। अब जुडिशरी में मैं आनंद रंगनाथन जी को कोट करना चाहूंगा, वो कल वो भी डिबेट में कहते हैं कि लाइक हमारे देश में 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं अभी टोटल जुडिशरी मिलाकर, और इसमें से जो टोटल 50,846 केसेस ऐसे हैं जो 35 साल से पेंडिंग है, 35 साल से उनका निपटारा ही नहीं हुआ है। जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो 62% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां पर 50% वैकेंसीज भी फिल नहीं हुई है। सो जहां पर मतलब जस्टिस सिस्टम की जो हालत है वो इस तरीके से हो रही है कि आपके पास जजेस नहीं है, आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है, टेक्नोलॉजी के जो आजकल मीन्स होने चाहिए, अभी थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट ने आगे काम करना शुरू करा है, बट अब तक वो नहीं है। आप लोग टाइम पर जो है कॉलेजियम वो आगे रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा है। सो जब जुडिशरी की ऐसी हालत रहेगी तो क्या आपको लगता है कि जो आम आदमी है उसको फर्क पड़ेगा कि मेरे को 8 साल में मिले जस्टिस या फिर मेरे को एकदम से मिल जाए, लाइक पुलिस उसको मार दे? क्योंकि जनरेशन तो ये ऐसी हो रही है कि इनको 15 सेकंड में एंटरटेनमेंट चाहिए, तो क्या वो लोग 15 साल किसी जस्टिस के लिए वेट करेंगे? बिल्कुल सही बात है उज्जवल आपकी, लेकिन सिर्फ जुडिशरी को पॉइंट आउट करना गलत होगा। ओवरबर्डन्ड है बिल्कुल, केसेस पेंडिंग है बिल्कुल, लेकिन कोर्ट एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, वो इस चीज पे काम करता है कि किसी को भी अगर वो सजा दे रहा है तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो सजा देगा। तो आपको एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके पास क्या एविडेंस प्रोवाइड कर रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, दैट इज टू से जो पुलिस है आपके स्टेट की, क्या वो आपको प्रॉपर टाइम पे एविडेंस प्रोवाइड कर पा रही है? क्या फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस नहीं हो रहा है, या फिर जबरदस्ती किसी को विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है? विटनेस प्रोटेक्शन लॉ अब जाके हमारे देश में आया, वो भी कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। विटनेस प्रोटेक्शन लॉ हमारे देश में अब जाके आता है।
हाँ, जी जी जी, विटनेस या विटनेस प्लीज कंटिन्यू। प्रोटेक्शन। ओके, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। तो जब विटनेस को ये श्योरिटी नहीं है कि अगर वो किसी को साथ देगा, किसी का सच बताएगा, अगर वो आगे आएगा, फॉरवर्ड करेगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो उसने देखा है, और उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तो उज्जवल कोई भी आप जुडिशरी से नहीं डिमांड कर सकते कि वो बिल्कुल सोशल मीडिया ट्रायल के बेसिस पे वो किसी को जजमेंट दे दे। ये नहीं कर सकती कोर्ट। कोर्ट अंधे होके काम नहीं करेगी। इट हैज टू गो बाय द प्रोसीजर। 3.5 जी करोड़ केसेस पेंडिंग है, वो सिर्फ इस वजह से पेंडिंग नहीं है कि जुडिशरी काम नहीं कर रही है। डीके बासु का केस है हमारे पास अभी, इतने सारी थांगजम मनोरमा वाला केस जब बाहर आया सुप्रीम जी कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने 1539 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो कि सिर्फ मणिपुर में हुई हैं जब से आफ्सपा लगा, इनफैक्ट 2000 के बाद जी से, आफ्सपा जी पहले लग गया था, 2000 के बाद से 1539 केसेस को रीओपन किया है। तो जुडिशरी बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि, और सिर्फ जुडिशरी को ही बोलना, जुडिशरी पे ही फिंगर उठाना, ये कोई पेंडेंसी ऑफ केसेस, ये जुडिशरी की गलती नहीं है। अगर आप उसके ओके सामने जिस डेट को आपको दिया गया, आप उस टाइम पे अगर सही एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, जुडिशरी जी कॉन्क्लूसिव एविडेंस के तहत वो कॉन्क्लूसिव डिसीजन नहीं दे सकती। जब तक वो कैसे फेयर ट्रायल वगैरह आपको देगी, कैसे वो आपको कॉन्क्लूसिव जजमेंट देगी, अगर आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ही लूप होल ढूंढने में लगी हुई है। तो पुलिस रिफॉर्म तो फंडामेंटल है। तो इसमें जहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में बात आती है, और अगर मैं इसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेट करूँ, तो आपने अभी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के बारे में बात करी, और जो जस्टिस मरीमत कमेटी थी उन्होंने इस चीज पर बात करी थी कि इस पर्टिकुलर टर्म को जो है प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए कि फैक्ट्स बी कंसिडर्ड एज प्रूवन इफ द कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट इट इज ट्रू आफ्टर इवैल्यूएटिंग द मैटर। इस पर आप थोड़ी लाइट डालेंगे कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट है क्या, क्यों मलीमत कमेटी ने चीज। ओके, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब उज्जवल ये है, अगर मेरे सामने या जुडिशरी के सामने कोई भी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस लॉयर आ रहे हैं और उनके साथ बात की जा रही है, प्रोवाइड किया जा रहा है, वो एविडेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये रीजन है, इस वजह से ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये कल्प्रिट है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है कि हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप किसी को अक्यूज कर रहे हैं, देन यू हैव टू प्रूव कि ये अक्यूज है, और अक्यूज को सिर्फ इतनी सी बात बतानी है कि मैं अक्यूज नहीं हूँ और मैं ये नहीं है। तो ज्यादा आसान है आपको मना करना बजाय आपको प्रूव करवाना किसी को। तो प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत ही मुश्किल मैटर हो जाता है कि वो प्रोसिक्यूट कर पाए। वो प्रोसिक्यूट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं आ पाते। आप कैसे किसी को बता सकते हो, दूसरे की लाइफ को देख के आप कैसे बोल सकते हो कि सब कुछ आपको इस इंसान के बारे में पता चल सकता है जस्ट बिकॉज एक केस आपके सामने आया है। जी। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन की। तो मलीमत रिपोर्ट जो कि 2003 की है उज्जवल, हम लोग इतने बारे में बात कर रहे हैं, बट हमें ये जानना चाहिए 2003 की रिपोर्ट है, हम 2020 में भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है। आज तक इतनी सारे रिफॉर्म्स आ चुके हैं, कमिटीज आ चुकी हैं। अभी रिसेंटली एक कमिटी बैठी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, आपने बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक और कमेटी का गठन किया है। पर कमेटी गठन करने से क्या, आपने कितना इम्प्लीमेंट किया है, आप उसके लिए आंसरेबल हो, बिल्कुल हो। लेकिन कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हम एज एन इंडिपेंडेंट, एज एन अवेयर सिटीजन हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इन रिफॉर्म्स पे बात हो रही है? अच्छा उज्जवल, तो जहाँ पर आप अवेयर सिटीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। अभी जो एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2019 में 43% ऑफ दी एमपीज ये इन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। बिल्कुल। यूपी में कम से कम 36% एमएलए पर इन पर बहुत ज्यादा चार्जेस हैं। और केरला जैसा स्टेट जो कि बूस्ट करता है कि भाई हम 100% लिटरेसी वाले हैं, वहां पर 22% क्रिमिनल्स ऐसे हैं, सॉरी एमएलए ऐसे हैं जिन पर की क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई लोगों को सेंसिबल होना चाहिए, कि उनको देखना चाहिए, बट लोग जब यहाँ पर ऐसे लोगों को चुनकर भेज रहे हैं तो उनकी समझदारी कहाँ गई? दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में। यहाँ पर हम नोटा को लोगों ने बहुत ज्यादा हाईलाइट करा कि भाई नोटा आ गया तो बहुत अच्छी बात हो गई, बट शायद आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि आप नोटा दबाकर आएंगे और उसके बाद भले ही नोटा के वोट ज्यादा आ जाए, लेकिन दूसरा जो बंदा होगा वो जीत जाएगा, तो नोटा का तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पर लोग अपने आप को इंटेलिजेंट समझ तो रहे हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंस दिखा नहीं रहे, वो लिटरेट है, एजुकेटेड नहीं है, ऐसे लोगों का क्या करा जाए? अब प्रॉब्लम उज्जवल, आपने जो ये बात बताई, आपके कितने फ्रेंड्स बैंगलोर या मुंबई में रहते हैं जो कि यहाँ के रजिस्टर्ड वोटर हैं, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या वो वोट देने आते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। जो लोग ट्वीट कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक पे पोस्ट करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के बारे में, जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, राइट, लेकिन जिस दिन वोट देने की बात आती है, क्या वो वोट दे रहे हैं? आपको पता है एक ऐप है नो योर एमएलए, ये एक ऐप है, इलेक्शन कमीशन ने ऐप निकाली है।
आपने कभी अपने एमएलए के बारे में जानने की कोशिश करी कि उसके अगेंस्ट कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इतने बार ये बात बोली, अभी ये परसों का ही केस है, परसों ही सुप्रीम कोर्ट ने वापस से डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, स्टेट ऑफ बिहार में अब इलेक्शन है, तो पहली बार अब ये बात होगी कि सबको अपने फ्रंट पोर्टल पे, अपने अपने वेबसाइट पे हर पार्टी को ये बताना होगा कि उसने कैंडिडेट को क्यों फील्ड किया। पहले डिसीजन रीजन इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स में भी निकालना होगा इस चीज। एग्जैक्टली तो ये कितनी अच्छी बात है। बट क्या एज एन अवेयर सिटीजन हम लोगों को, कितने लोगों को ये बात पता है कि कोई ये इंसान कैंडिडेट के लिए खड़ा भी हो रहा है? हम लोग कितना जानना चाहते हैं। बिल्कुल हम सिस्टम को बिल्कुल कभी भी गाली दे सकते हैं उज्जवल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बैठ के आप गाली देना बहुत मुश्किल चीज नहीं है। बट रिफॉर्म्स वगैरह की हम कुछ भी बात करें, इंसान सबसे पहले डेमोक्रेसी है, टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल की बात होती है। तो क्या ये पीपल अवेयर हैं? इंपॉर्टेंट बात ये है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है, बिल्कुल आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2 साल तक कोई भी अगर एमएलए कन्विक्ट हो चुका है, तो लिली थॉमस फेमस केस में ये बात कर दी गई है कि अगर 2 साल के लिए कन्विक्ट है तो उसके बाद वो अपने एमएलए और एमपी के पद को छोड़ना पड़ता है। रिसेंट एग्जांपल लालू प्रसाद यादव का, 11 साल तक अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल लॉ बनाए गए हैं, हाँ जो लॉ मेकर्स हैं वो इतने स्ट्रिंजेंट लॉज फिर भी वही बात आती है, जैसे आपने बोला कि भाई लोग अवेयर हैं या नहीं है। सोशल मीडिया के टाइम पर लोगों के पास इन्फॉर्मेशन के तो बम्बार्डमेंट है, उनके पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी मतलब हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। भाई विकास दुबे एनकाउंटर, आप ट्विटर खोलकर देखिए, उसमें सारे लोग बहुत खुश हैं, इस पर मीम्स बन रहे हैं, इसलिए मीम्स बनाना तो अलग बात होगी, बट लोग इस चीज को बहुत लाइटली ले रहे हैं। तो अगर लोगों का भरोसा इस पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पर इतना ज्यादा हो चुका है कि वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये चीज वाकई में सही नहीं है, क्योंकि कल की तारीख में किसी इनोसेंट के साथ भी ये चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, एक केस है ये 2015 का, सरबजीत सिंह केस का। अब ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिल्ली में एक लड़की जिनका नाम जसलीन कौर है, ये इन पर एलिगेशन लगाती हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे जो ट्रैफिक सिग्नल के पास वर्बली मुझे हरास करा, और इस पर केस हो जाता है। अब हमारे जो देश के कथित बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, और उनमें मैं हमारे दिल्ली के सीएम को भी मानता हूँ, प्लस एक बहुत बड़ी अभिनेत्री जिनको कि रामायण के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने ट्विटर छोड़ा, तो उन्होंने इस लड़की को बहुत ही ब्रेव कर कह दिया कि भाई ये तो बहुत ब्रेव है कि इसने आवाज उठा दी। वो लड़की ट्रायल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं आती, वो कनाडा चली जाती है और वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। ये लड़का 4 साल तक झक मारता है वहां पर, इनको लेबल दे दिया जाता है कि ये दिल्ली का दरिंदा है, इन पर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं। अब सोचने वाली बात ये आती है कि भाई अगर हम इसी चीज को ट्रेंड करवा दें, दिल्ली का दरिंदा, और सोशल मीडिया ट्रायल्स होनी शुरू हो जाए, और भाई पुलिस कहे कि ये बंदा खतरनाक है, अब इसका भी हम कुछ काम करते हैं, तो आज ये बंदा जिंदा नहीं होता, इसको 2019 में एक्विट कर दिया गया कोर्ट से कि भाई आप निर्दोष। दूसरा केस कठुआ का आता है, वहां पर एक व्यक्ति था विशाल जंगोत्रा के नाम से, भाई कहा कि इसने रेप करा, जबकि असल में तो वो वहां पर था ही नहीं। कोर्ट कहता है कि भाई ये था ही नहीं, बट लोगों ने हाइप बना दिया। तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन, जैसा आपने कहा, फेक न्यूज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसके अंडर में इंफॉर्मेशन सप्रेस हो चुकी है, प्लस लोग जो है वो अपना दिमाग रैशनली चलाना नहीं चाहते हैं। अगर उनको कोई एक ट्रेंड दिख गया तो उसी पर बस वो उस पर ट्वीट और अपने पोस्ट वगैरह करना शुरू कर देना चाहते हैं, और उसके बारे में तह तक पढ़ना नहीं चाहता, और एडवाइस सबको देनी है। बिल्कुल ओपिनियन। अब यही सोशल मीडिया ट्रायल के बारे में बात जो आप करते हो, ये बिल्कुल यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे को ये टॉपिक लगा कि हमें बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया ट्रायल उज्जवल, ये सिर्फ आपके साथ, ये सिर्फ किसी अननोन पर्सन के साथ नहीं, ये कल के दिन हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी हो सकता है। सोशल मीडिया ट्रायल अगर हो और मोबोक्रेसी हमारे देश में चलना शुरू हो जाए, तो क्या आपको ये श्योरिटी है, क्या आप अपने अगली जनरेशन को ये श्योरिटी दे सकते हो कि आप आराम से जाओ, आपका कुछ नहीं होगा, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा? क्या आप ये श्योरिटी दे सकते हो? आप आज एक क्रिमिनल का, चलो ठीक है, एक क्रिमिनल का एनकाउंटर होता है, चलो सब खुश हैं, बट क्या आप उस दिन खुश होंगे जिस दिन सिर्फ इस अजम्पशन पे कि एक अक्यूज है, एक अजम्पशन पे कि जसलीन कौर के साथ ऐसा हुआ, एक अजम्पशन पे कि जंगोत्रा ने ये काम किया और जंगोत्रा को वहीं मार दिया जाता, तो क्या ये एक इनोसेंट लाइफ के साथ बहुत ही गलत चीज नहीं हुई? क्या ये बहुत ही अनफेयर नहीं हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन में यस, आईपीसी में यस, सीआरपीसी में यस, कहीं भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स मेंशन नहीं है। पर इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स अगर मेंशन नहीं है तो हम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम इसे समझ नहीं सकते। ये बिल्कुल भी केस नहीं है। तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं उज्जवल, सबसे पहली बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की। परफेक्ट। प्रकाश सिंह केस 2006 में रिपोर्ट आती है, 2000 इनफैक्ट 1997 में डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल पूरी की पूरी गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि कैसे किसी भी अरेस्टेड पर्सन का क्या राइट है। उज्जवल, एक अरेस्टेड पर्सन के भी उतने ही राइट हैं जितने की एक विक्टिम के, उतने ही एक कल्प्रिट के राइट हैं, जस्ट बिकॉज ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट इज टू से आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22
ये दोनों जी हमारे सिटीजन्स को मिलते हैं। तो आप जी किसी का भी राइट नहीं छीन सकते, आप नहीं डिसाइड कर सकते। आप सिर्फ एक हम पुलिस की बात करते हैं, क्या आप एज अ सिटीजन डिसाइड कर सकते हो कि इसने ये क्राइम किया होगा? आपके पास क्या रेलिवेंट एविडेंस है? क्या आपके पास रिक्वायर्ड जो भी नॉलेज है कि आपको है? तो प्रॉब्लम हम जुडिशरी पे भी आएंगे कि क्यों वो इतने जी एविडेंस के साथ रिजिड है, बिल्कुल आएंगे। लेकिन पहली बात तो यही है हम्म ना कि हम लोग ये बोल सकते हैं इस बात को फॉर श्योर कि कोई भी एक क्राइम है, अनलेस एंड अनटिल प्रूव नहीं हुआ। प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ये वर्ड कोई छोटा मोटा सेंटेंस नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्या आप बोल सकते हो? सिर्फ अजम्पशन पे, सिर्फ एप्रीहेंशन पे अगर आप काम करना शुरू कर गए उज्जवल, तो मॉब फ्रेंटिक सोसाइटी हो जाएगी। आपके पास बिल्कुल। ज्यादा जनता और है, इस पर मुझे आप कुछ भी कर याद सकते हो। आता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस चंद्रचूड़, प्लस आई गेस जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया ट्रायल्स को लेकर सवाल तो क्या उठाया, उन्होंने इस चीज को कहा है कि जुडिशियरी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है इसका, क्योंकि लोगों का दबाव इतना ज्यादा आता है, और क्योंकि आजकल सोशल मीडिया जो है इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप डायरेक्टली किसी को भी कुछ चीज कह सकते हैं, उसका प्रेशर उन पर इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं मतलब लाइक थोड़ा मन भटकता है उनका। भले जो जस्टिस होते हैं हमारे, वो बिल्कुल पूरे धैर्य के साथ काम करते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके ऊपर इतना प्रेशर दिया जाएगा, आपका भी कहीं ना कहीं मन डोलेगा कि भाई मुझे पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं जाना है। तो ये सोशल मीडिया जो है, ये एक बहुत लाइक हम लोगों को एक नेगेटिव तौर पर लेकर जा रहा है। सिर्फ नेगेटिव तौर पे नहीं, आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जा रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से काफी सारे केसेस बाहर भी आए हैं, तो हमें सोशल मीडिया का इस बात पे थैंक्स करना चाहिए। फिनिक्स और लेकिन मैं उसका जयराम के एक साथ पहलू भी बिल्कुल एक पहलू ये बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात आपने मुझे ये बोला कि वो पब्लिक सेंटिमेंट्स पे जाते हैं, तो उज्जवल मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता हूँ। एक अथॉरिटी जब ओके वो काम करती है, वो इम्पार्शियल होकर जी काम करती है। आप कभी भी किसी सर्विस में जाएंगे, आपकी सर्विस मैनुअल पे लिखा होगा, आप पब्लिक सेंटिमेंट्स पे काम नहीं करते। अगर कोई जज, कोई भी इंसान अथॉरिटी में रहकर ये बात करता है पब्लिक सेंटिमेंट्स की वजह से मैंने ये काम किया, तो वो बिल्कुल वो प्रोफेशनल एथिक्स की बात नहीं नहीं, कर मैं रहा, वो पब्लिक प्रोफेशनल सेंटिमेंट एथिक नहीं। पर से पब्लिक सेंटिमेंट पर से मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने स्टेटमेंट दिए थे कि उन लोगों पर प्रेशर होता है। मैं उसके बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में आपसे चीज पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो भी सोसाइटी का पार्ट है। उन्हें भी ये जब कहानियां सुनाई देती है तो उन्हें भी बुरा लगता है, उन्हें भी समझ जी आ रहा होता है कि गलत है। लेकिन जब एविडेंस नहीं होंगे उनके पास, तो वो उनके हाथ बंधे हुए, वो प्रोसीजर से ही जी काम करेंगे। सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एक प्रोसीजर से आपको काम करना है। अगर प्रोसीजर से काम जी करना है तो उनके पास जैसे एविडेंस आएंगे, वो उसी बेसिस पे डिसीजन देंगे, जी जजमेंट देंगे। जैसे कि पूजा ने अभी यहाँ पे कमेंट किया, 99 गुनहगार छूट जाएं पर एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए कभी भी। ये हाँ जी। जुडिशियल सिस्टम का काम है, ये क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का काम है, ये उनका मोटो है। तो पर पुलिस रिफॉर्म, मेरी दिक्कत मेरी इसी चीज से है कि अगर 10 क्रिमिनल छूट रहे हैं वहां पर, तो उसके बाद वो 10 तो वो और 20 क्राइम कर रहे हैं, प्लस बाद में वो नेता बन रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो जीत रहे हैं, और हर पार्टी ने सपोर्ट कर रही है। मतलब सबका साथ तो सबका विकास तो ऐसे ही हो रहा है। तो आप रिफॉर्म से मतलब क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि हम रिफॉर्म की बात क्या कर रहे हैं कि जेल बहुत सुंदर हो जाए, क्या बहुत अच्छी सी वर्दी मिल जाए सबको? क्या हम इन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, नहीं कर रहे ना। तो ये तो बिल्कुल हमारी भी नहीं। प्रॉब्लम है कि अगर एक जी क्रिमिनल छूटता है, जेल का काम क्या है उज्जवल? वो आपको एक बेटर इंसान बनाने के लिए आपको जेल में भेजा जाता है ताकि आप इंट्रोस्पेक्ट कर सको। ओके जेल का बेसिक कंसेप्ट ये है, ये कंसेप्ट नहीं है दैट ओके यू हैव टू बी पनिश्ड। वो आप हर रोज उस क्राइम के बारे में सोचो, उसके बारे में जानो और सोचो कि हाँ मैंने इंट्रोस्पेक्ट। आपने कभी कभार सुना होगा अभी बेस्ट बेकरी कांड का, मन्नू शर्मा को, जिनको अब अक्विट कर दिया गया, राइट? तो उनको इस बिहाफ पे कि उन्होंने अच्छे तरीके से वहां पे कंडक्ट किया, उन्होंने वहां पे कोई बदतमीजी नहीं करी, उन्होंने अच्छे से काम किया, जो भी उनको पुलिस वगैरह ने बोला सब कुछ काम किया, तो उन्हें जल्दी छोड़ दिया गया। जस्टिस जी डिलीवरी सिस्टम का मतलब ये है उज्जवल, अगर आपको जेल भेजा जा रहा है ताकि आप एक अच्छे इंसान बन के आओ। आप अगर एक अच्छे इंसान नहीं बन के आते हैं तो बाहर आके आप किसके कंट्रोल में? लॉ एंड ऑर्डर के। ये है रिफॉर्म उज्जवल। क्या लॉ एंड इनफैक्ट संजय दत्त को भी जल्दी छोड़ दिया गया था। आप बॉलीवुड पे ना जाएं तो बेटर है क्योंकि बॉलीवुड की नहीं एक फ्लॉप मतलब स्टोरी की तरह ये पिछले कुछ दिनों में स्टोरी बनी है, तो बॉलीवुड की तरफ जाना बनता भी है, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट्स की तरफ ही मैं इशारा बिल्कुल, करने की कोशिश संजय कर रहा दत्त हूँ, ने मतलब बहुत संजय अच्छे बाबा तो, से, बिल्कुल संजय बाबा ने बाबा बहुत अगर अच्छा आप काम देख किया। रहे हैं तो लव टू यू। ओके, तो ठीक है, अच्छा वैसे वो देख रहे हैं तो बिल्कुल जी अगर आप अच्छे एज अ अच्छा सिटीजन आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है अपने गलत बिहेवियर पे, तो बिल्कुल आपको छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपका मेरे से क्वेश्चन ये है कि 10 क्रिमिनल अंदर बाहर आते हैं जो छूट जाते हैं, वो बाहर आके क्राइम करते हैं, वो 20 क्राइम और करते हैं, तो ये जी प्रॉब्लम किसकी है? क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ उस इंसान की है या ये पूरी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की है?
जो उन क्राइम को नहीं रोक पा रहा है उज्जवल। यही तो पुलिस रिफॉर्म है कि हमें क्राइम होने से पहले रोकना है। ये है ना लॉ एंड ऑर्डर का, ये नहीं है सिर्फ ये इनफैक्ट काम मुझे नहीं इस पर आपसे एक सवाल भी पूछना था। बिल्कुल जस्टिस बिल्कुल वर्मा कमेटी ने जो पुलिस रिफॉर्म्स वो बिल्कुल कहे थे, उसको उन्होंने एक चीज कही थी कि पुलिस में जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट है, इन बिल्कुल दोनों को सेपरेट कर देना चाहिए। आप इस पर प्लीज थोड़ी लाइट डालेंगे कि ये क्यों होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? ओवरबर्डन्ड है पुलिस सिस्टम हमारा। अगर आप मुझसे जी पूछे कि देश में कितनी, हर स्टेट कितना अपना जीडीपी जीएसडीपी अपना पुलिस में लगाता है, तो उज्जवल आपको हैरानी होगी। हम लोग कोविड के टाइम पे हेल्थ केयर सिस्टम में बात कर रहे हैं तो सबको आई गेस पता चल चुका है 1.5% से 2% हम लोग जीडीपी लगाते हैं। बहुत ही जी लोगों को इतने लेट में ये बात पता चली है, पर मैं जी काफी श्योर हूँ काफी लोगों को ये बात पता भी नहीं होगी कि पुलिस के लिए हम लोग एक देश में कितनी जीएसडीपी लगाते हैं। एक स्टेट में, स्टेट के अंदर सबसे पहली बात लॉ एंड ऑर्डर आता है। पुलिस आपके जी स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर है, स्टेट की जुरिस्डिक्शन के अंडर है। तो स्टेट के अंडर हार्डली 2% जीडीपी जीएसडीपी आपकी पुलिस ओके के लिए लगती है। आपके वैकेंसी जी है, मल्टीपल वैकेंसी है। अब जस्टिस वर्मा कमेटी ने ये बात साफ साफ बोली कि पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। दो काम पुलिस के हैं। कहीं भी ये बात नहीं है कि उनको पनिशमेंट देना है, पनिशमेंट देने का काम पुलिस का नहीं है। बट अगर सेम ऑफिसर इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है और उसे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, दैट इज टू से उसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करना है, उसे सारी एफआईआर वगैरह भी लॉन्च करनी है, मोर ओवर उसी को इन्वेस्टिगेशन करने भी जाना है। तो उज्जवल एक इंसान के पास कितनी क्षमता है काम करने की? ज्यादा से ज्यादा वो 18 घंटे काम कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल दौरान एक पुलिस ऑफिसर को 3-3 4-4 दिन तक वो सो नहीं पाते हैं, उनके पास टाइम ही ओके नहीं है सोने जी का। तो ये प्रॉब्लम किसकी है? ये प्रॉब्लम है हमारे लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, दैट इज टू से स्टेट लेजिस्लेचर की। क्यों नहीं जी वैकेंसी आ रही है? एक जस्टिस जी वर्मा ने एक बहुत ही फॉर्मली इनफॉर्मली ये बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि डबल पुलिस सिस्टम होना चाहिए स्टेट में। डबल पुलिस सिस्टम का मतलब 12-12 घंटे की जॉब के साथ भी आप जा सकते हो, आप डबल फोर्स बना सकते हो पुलिस सिस्टम में, जो 12 घंटे एक काम ओके करे, 12 घंटे दूसरा काम करे। तो दैट इज टू से जी आपको अपनी पुलिस सिस्टम को डबल करना पड़ेगा, अपनी वैकेंसी को, अपने पुलिस ऑफिसर्स को। क्या कोई ये बात कर रहा है? कोई करने को तैयार है? कोई करता है? और बिल्कुल नहीं इनफैक्ट करता। अभी तो जितनी वैकेंसीज है वो भी सारी फिल कहाँ पर हुई है? अगर बिल्कुल हम लोअर बिल्कुल लेवल पर देखें, वहां पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। और इस पर मुझे वैसे पुलिस रिफॉर्म से एक बात याद आती है। जब मैं दून यूनिवर्सिटी में था तो हमारे उसमें ना फ्राइडे लेक्चर सीरीज होती थी। डॉक्टर हर्ष डोभाल मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सर उसको हमेशा कंडक्ट करवाते थे। और मेरा सौभाग्य रहा कि एक बार जो डीजीपी ऑफ उत्तराखंड है अनिल रतूड़ी सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ उनका नाम लेते हुए, तो वो हमारे वो आए थे, उन पर पुलिसिंग पर उन्होंने लेक्चर दिया था और मुझे उनसे क्वेश्चन पूछने का मौका मिला था। तो लाइक मैंने उनसे पूछा कि सर, जहाँ पर हम देखते हैं कि पुलिस में एक तरीके से दो डिवीजन है, एक तो है हमारी हायर पुलिसिंग जहाँ पर कि आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं और आपके थोड़े स्टेट पब्लिक सर्विसेज के आते हैं, प्लस दूसरी तरफ है जो हमारे थोड़े लोअर लेवल के जो पुलिस वाले आते हैं, फिर वो लाइक थाना अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं एसएचओ। तो इन दोनों की जो ट्रेनिंग है, इस पर जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ पर आईपीएस है, लगा लीजिए आईपीएस की जो ट्रेनिंग है टॉप नॉच होती है, सबसे बेस्ट जो इंडिया के ट्रेनर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आते हैं, मेंटली फिजिकली हर तौर पर ध्यान दिया जाता है। बट जहां पर निचले लेवल की पुलिस फोर्स के बारे में बात है, वहां पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि किसी केस को हैंडल करने का एक आईपीएस ऑफिसर का तरीका प्लस एक दूसरे एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर का तरीका बहुत अलग है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, इसके पीछे का रीजन क्या है? उन्होंने एक ही चीज बोली कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत भारी कमी है, हम लोगों के पास उतने पर्सनल नहीं है कि जो उनको ट्रेन कर सके, हमारे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम उनको ट्रेन कर सके। और तभी जो ये मिनहांस है, ये मेन वहीं से निकल कर आती है। बट फिर सवाल वही उठता है कि आखिर पुलिस के ऊपर कौन? और पुलिस के ऊपर आता है नेता, और सारी जड़ जो है वो नेता से निकल कर आती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेजिस्लेचर सबसे ऊपर है जो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करता है। जस्टिस वर्मा कमेटी में एक और बात करी गई थी, हर स्टेट में स्टेट पुलिस कमीशन होना चाहिए, जो डिसाइड करेगा कि किसका ट्रांसफर, किस ऑफिसर का ट्रांसफर कैसे होना है, किस ऑफिसर का एनुएशन होना है तो कैसे होना है। उन्होंने एक बहुत ही स्पेसिफिक बात करी थी, वो मैं कोट करना चाहूंगा कि किसी भी डीजीपी का नॉर्मल टेन्योर 2 साल से कम का किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पूजा वेल सेड, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। एक कमीशन प्रॉपर होना चाहिए। उस कमीशन के मेंबर कौन होने चाहिए? तो रूलिंग पार्टी प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों उसके मेंबर होने चाहिए, ताकि बेस्ट फॉर द स्टेट काम हो सके। लेकिन उज्जवल, यही प्रॉब्लम है, स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा काम क्यों करेगा? वो कब करेगा ऐसा काम? जब आप सवाल पूछोगे, जब हम सवाल पूछेंगे। आप सवाल नहीं पूछोगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे। 43% एमपीज कन्विक्टेड नहीं है, बट सीरियस क्राइम्स में उन लोगों को
चार्जशीट उनके अगेंस्ट फाइल हुई है, क्या वो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि क्या वो लॉ बनाएगा? जस्टिस डिलीवरी जल्दी कैसे होगी अगर अगर कोर्ट के पास, अगर पुलिस अथॉरिटीज के पास कोई लॉ ही नहीं है, तो वो भी कैसे जी। काम करेंगे? बिल्कुल, लॉ मेकर्स का प्राइम काम है। आई एग्री विद यू। तो फिर मेन सवाल यही आता है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स हमारे पास पता है कि क्या होने चाहिए, बिल्कुल पुलिस रिफॉर्म्स हमें पता है क्या होने चाहिए, रिपोर्ट सारी हम लोग के पास है, तो नेता काम करेगा या नहीं करेगा, आपको क्या लगता है? अगर आप सवाल चाहे फिर वो पूछोगे कोई उज्जवल भी तो काम पार्टी हो, करेगा। क्योंकि क्योंकि देखिए आजकल ना बिल्कुल एक तो बिल्कुल। ये लोगों में जो दो फाड़ हो चुके हैं ना, एक लेफ्ट है एक राइट है, सेंटर तो है ही नहीं, और ना होना चाहिए, सेंटर वाले अजीब से ही होते हैं। तो जो ये इतना ज्यादा डिवीजन हो चुका है इस पे, क्या अगर कोई एक पॉपुलर सेंटिमेंट बनता भी है तो क्या आपको लगता है कि वो अपने चरम तक पहुंच सकता है, लाइक फाइनल अपने जो उसका लाइक निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्या वो निकल सकता है? क्योंकि एक आवाज उठाता है दूसरा हमेशा उसका अपोजिट ही बोलता है, और अपोजिट होना चाहिए डिस्कशन के लिए, लेकिन अगर कुछ सामने सब्सटेंशियल आ नहीं जाए तो उसका फायदा क्या है? उज्जवल, पहली बात, डिस्कशन बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। 43% जो एमपीज की हम बात करते हैं वो सिर्फ रूलिंग पार्टी से नहीं है, ऑपोजिशन पार्टी से भी है। रूलिंग पार्टी को जब पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपने कैंडिडेट फील्ड क्यों किया है, आप सरप्राइज हो जाएंगे उनका आंसर सुन के। वो बोलते हैं इनका विनेबिलिटी ज्यादा है, जीतने का इनका चांसेस ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो किसी बाहुबली को खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट, कितना आपको ये आर्ग्यूमेंट फनी और कितना वियर्ड ये आर्ग्यूमेंट लगता है, फिर भी ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि हमारे पास लॉ नहीं है उज्जवल, लॉ होना बहुत जरूरी है। ये आरपीए में बट कम से कम इन लोगों ने सच तो बोला कि हाँ भाई जीत सकते हैं तभी खड़ा कर रही है, तुम दिमाग लगाने वाली बात है क्या ये? वो लास्ट में ये बात मान, क्योंकि भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुड देयर बी अ स्ट्रॉन्ग क्वालिफिकेशन सिस्टम फॉर एमपी, आईडी पवार ने पूछा, आपको क्या लगता है? दीपक यार, एमपीज के लिए अगर क्वालिफिकेशन देना शुरू कर देंगे ना तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। अब कैसे? राजस्थान ने पंचायत चुनाव में ये बात कह दी गई थी कि 8वीं पास जो होगा जनरल कैंडिडेट वो 8वीं पास होना चाहिए, जो SC/ST कैंडिडेट है 5th पास होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे केस गया तो बात आई कि क्या ये इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है? ये बिल्कुल इक्वालिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि एजुकेशन लेना या फिर क्वालिफिकेशन लेना ये एक प्रिविलेज है। आप मानो ना मानो, हम आप पढ़ पा रहे हैं, ये प्रिविलेज है, ये हर एक को प्रिविलेज नहीं मिलता। 73% की लिटरेसी रेट है, तो आप समझ सकते हो 27% लोग ऐसे हैं जो 5th क्लास तक पढ़े भी नहीं है। तो अगर जिनको ना अपना नाम लिखना आता है ना वो लिखकर उस चीज को पढ़ सकते हैं, लिटरेसी की डेफिनेशन भी तो कैसी है हमारे देश में? बिल्कुल 6 से क्या डेफिनेशन है उज्जवल? कि 7 साल की उम्र में आपको कोई भी एक लैंग्वेज में लिखना या पढ़ना आना चाहिए, बस बिल्कुल अपना नाम वो बिल्कुल। तो क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यार, हम हर चीज लॉ से डिमांड नहीं कर सकते। हमें एज एन अवेयर सिटीजन हमें खुद डिमांड करना है कि हमें क्या चाहिए। हमें डिमांड करना है कि अगले बार जो नेता हमारे पास आए, जो भी एमएलए हमारे पास आए, जो भी वो कोई भी उसका पॉलिटिकल मैंडेट हो, उसमें ये बात जरूर हो कि पुलिस रिफॉर्म होंगे, उसमें ये बात जरूर हो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। क्यों नहीं आज भी जब हम लोग इंस्टाग्राम में लाइव हो सकते हैं, हम लोग स्काइप जूम में बात कर सकते हैं, क्यों आज भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स वगैरह कोई भी हो वो रिलक्टेंट है कि वो ऑनलाइन नहीं कर सकता, दे हैव टू बी प्रेजेंट फिजिकली इन द कोर्ट। ये एक प्रॉब्लम की चीज है जो आज की डेट में जब 50 MBPS 1 GBPS की स्पीड अवेलेबल है तो भी हम लोग टेक्नोलॉजी से दूर भाग रहे हैं। तो क्या रीजन है? हमें अडेप्टेबिलिटी करनी पड़ेगी, हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप हैदराबाद एयरपोर्ट में, राजीव गांधी एयरपोर्ट दैट इज टू से, वहां पे एक प्रोसेस शुरू हुई है। जैसे ही आप एंटर करते हैं एयरपोर्ट में, यू डोंट हैव टू शो योर आईडी, you just have to show your face, that's it, face recognition system। आपको कोई पुलिस वाला आपको टच नहीं करेगा, आपकी आईडी नहीं मांगी जाएगी, आपका फेस से रिकॉग्निशन हो जाएगा कि आप हो, आप ही वही पर्सन हो, आपके डेटाबेस में चला जाएगा और पता चल जाएगा ये इंसान, यस ये प्रूव्ड इंसान है कि ये इंसान है और इसी की फ्लाइट है। तो जब हमारे पास ऐसे सिस्टम है, और ऐसे सिस्टम है, हम कुछ बहुत ही हाई फाई बात या 2050 की बात, 3000 AD की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग आज की बात कर रहे हैं। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल रिसोर्सेज है। हमारे पास क्या रेवेन्यू नहीं है? हमारे पास रेवेन्यू भी है। इट इज अबाउट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द रेवेन्यू, इट इज नॉट अबाउट स्कार्सिटी ऑफ रेवेन्यू जी। और बट यहाँ पर ये ना एक टेक्नोलॉजिकल पॉइंट की आपने बात करी है, तो यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन पर भी आपसे थोड़ा सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि डेटा प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न्स भी उठाए जा रहे हैं। तो जब स्टेट आगे बढ़ता है आप लोगों को एक सीमलेस सर्विस देने के लिए, चाहे वो फिर आधार वाली बात हो या फिर जैसे आपने फेस रिकग्निशन वाली बात कही वो हो, यहाँ पर अब ये सवाल उठाया जाता है कि जो हमारा डेटा है
अब ये सुरक्षित नहीं है। आप हमारे बायोमेट्रिक ले रहे हैं, आप हमारी आइरिस स्कैन ले रहे हैं, और उसके बाद आप उसको किस तरीके से उसको सिक्योर रखेंगे कि हम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। नीति आयोग ने बीच में अभी एक प्रोजेक्ट शुरू करा था जहां पर कि वो लोगों का एक तरीके से जीनोम डेटा लेगा, एक हेल्थ बैंक बनाने की कोशिश करेगा ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि भाई लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके हिसाब से फिर आगे काम हो सके। बट यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि लोगों ने सवाल उठाने शुरू करें। सो जब एक नया इनोवेशन आ रहा है, रिफॉर्म्स के बारे में बात भी करी जा रही है, सो देयर आर सर्टेन पीपल हु आर वेरी एप्रीहेंसिव अबाउट इट, जो लोग बहुत ही ज्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं। सो जो ये जो डिग्री ऑफ स्केप्टिकलनेस है, ये कितनी होनी चाहिए? क्या ये रेलिवेंट है? इस पर सवाल उठाना चाहिए या फिर हमें स्टेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए? ओके उज्जवल, सबसे पहली बात, आपने प्रिवेसी की बात करी, तो क्या आप प्रिवेसी से आपका क्या मतलब है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके आइरिस स्कैन वगैरह ली जा रही है तो आपको पता होगा, पहले जब हम लोगों ने अपने लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाया, हमने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। अब चेंजिंग टाइम्स आ रहा है, अब डिजिटल टाइम आ रहा है और वो आएगा। आप उसको सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो, आप उसे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। आज नहीं तो 2030 में हम लोगों को ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी, दैट वी विल हैव टू गिव आवर डेटा टू द सिस्टम, विल हैव टू गिव आवर डेटा। और ऐसा नहीं है दैट वी हैव टू गिव, अभी तो वॉलंटरीली मांगा जा रहा है। आपका डेटा पहले से सिस्टम में है, ये कोई दो राहें नहीं है इस बात की। लेकिन जब जस्टिस BN श्री कृष्णा कमिटी आई, उसने डेटा प्रोटेक्शन की बात करी, तो डेटा प्रोटेक्शन का मतलब हमारे सेंस में क्या है, अगर एक लॉ मेकर, एक प्रूडेंट लॉ मेकर है, तो प्रूडेंट लॉ मेकर कैसे बनाएगा, तो उसमें एक क्लॉज दिया गया है कि जो सर्वर्स हैं आपके सिटीजन के, जो जहाँ पे स्टोर होंगे, वो हमारे देश में होने चाहिए। दूसरे देश के लोग जैसे फेसबुक है, गूगल है, अगर वो आपका डेटा को अपने पास सर्वर में रखते हैं, तो उनको 24 घंटे के अंदर अंदर अपना सर्वर का डेटा हमें ट्रांसफर करना होगा और अपने सर्वर से मैटर डिलीट करना होगा। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये गलत चीज है? ये तो अच्छी बात है कि हम गूगल फेसबुक से अपना डेटा ले रहे हैं। अब क्या यही डेटा लोकलाइजेशन यही चीज है? यस, इसी को डेटा लोकलाइजेशन बोलते हैं। दैट इज टू से जुरिसडिक्शन में होना चाहिए डेटा को भी, क्योंकि डेटा आज की डेट में इतना फ्री है, जितना आप ग्लोबलाइज्ड नहीं हो उससे ज्यादा ग्लोबलाइज्ड आपका डेटा है। आप म्यांमार में बैठ के इंडिया में कभी भी डेटा हैक कर सकते हैं, ये इतना ज्यादा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्चुअल में ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये हमारे डेटा प्रोटेक्शन के लिए ही है। लोग बिल्कुल डिसएग्री करेंगे, हर चीज के दो पॉइंट होंगे उज्जवल। हमें हमेशा सिर्फ पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं सोचना है, लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स है और जेन्युइन कंसर्न्स की बात होनी चाहिए। जैसे कि आधार की बात करते हैं, सिर्फ ये छोटा सा एग्जांपल है, डेटा प्रोटेक्शन की बात होती है। अगर आधार की बात है, आधार में भी आपने अपना आइरिस स्कैन दिया है उज्जवल, जब भी आपने आधार बनवाया था, ठीक है। आधार को हैक किया गया, आधार की साइट को। अब अगर आपके पास डेटा प्रोटेक्शन बिल होता तो क्या आप कन्विक्ट नहीं कर सकते थे किसी को भी? क्या आप बट गवर्नमेंट तो डिनाइल के मोड में रही। जो UIA DIA उन्होंने तो ये कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आई गेस फ्रेंच या एक इटालियन हैकर ने इस चीज को पॉइंट करा था, उन्होंने कहा था कि ये हो सकता है। ट्विटर हैंडल में भी ये बात डाली थी, ऐसा कुछ नहीं, उसने प्रूफ दिया था उसका कि दैट ही हैज हैक्ड। पर गवर्नमेंट, पर एजेंसी डिनाइल मोड में चल रही है हमेशा। हाँ, तो प्रॉब्लम इसी बात की कि हम लोग कितने तक मानना चाह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। तो देखो, हैकिंग होती है उज्जवल, आप मानो नहीं मानो, आप अवेयर सिटीजन हो, आपको पता है हैकिंग इज कॉमन, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, हमें लॉ चाहिए, और हमें लॉ चाहिए डेटा प्रोटेक्शन बिल का। इट इज नॉट जस्ट अबाउट आवर प्राइवेसी। हमारी प्राइवेसी कोई दूसरा देश अगर छीन रहा है तो क्या वो सही है? तो मैं ये बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि प्राइवेसी हमारी छीननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमारी प्राइवेसी, मतलब टिकटॉक बैन के समर्थन में आप? टिकटॉक बैन का समर्थन इसलिए नहीं करता हूँ कि एंटरटेनमेंट हो रहा था, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वहां पे हमारी प्राइवेसी एक्चुअल में छीनी जा रही थी, है ना। आपका डेटा कोई और कंट्री यूज कर रही है, फिर आपको, इसे बोलते हैं डेटा माइनिंग। आजकल एक टर्म यूज होता है डेटा माइनिंग, जैसे कॉइन माइनिंग होता है, जैसे कॉपर माइनिंग होता है, वैसे डेटा माइन किया जा रहा है आप लोगों का। आपके डेटा माइनिंग के हिसाब से आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टा पे वो फीड स्टोरीज आ रही हैं। चलो हम लोग फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के बारे में बात करें तो हमें सिस्टम के बारे में बात करना चाहिए। आप डेटा प्रोटेक्शन वगैरह की बात करिए, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल भी इंपॉर्टेंट है, BN श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई आपसे डेटा ले रहा है तो क्या उसकी अकाउंटेबिलिटी है? क्या आप राइट टू इंफॉर्मेशन उस पर लगा सकते हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप ट्रांसपेरेंट है आपका सिस्टम, आप सिर्फ पब्लिक से डिमांड कर रहे हो लॉ बना बना के, बट क्या पब्लिक आपसे ये डिमांड कर सकती है कि मेरे डेटा का हो क्या रहा है? ये है प्राइवेसी का एक्चुअल मतलब, कि मेरी प्राइवेसी हनन नहीं हो रही है, मुझे हर दिन पता चल रहा है। क्या कभी आधार में कभी भी कोई भी इन्फ्रिंजमेंट हो, क्या एक कोड नहीं आ सकता? कंप्यूटर कोड्स आ सकते हैं यार, कि अगर आपका डेटा कभी ब्रीच हो, फेसबुक आपका कोई कहीं और से ओपन करता है, आपको मैसेज आ जाता है। कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है उज्जवल, और किसी को अश्योर करना कि आपकी प्राइवेसी नहीं हनन होगा, ये कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है उज्जवल। ये तो गवर्नमेंट को देखना है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। बट यस, डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा और बिल्कुल आपको अपना डेटा देना पड़ेगा, बट
मैं अपना डेटा तभी दूंगा जब मैं श्योर हूंगा इस बात से कि इस डेटा का मिसयूज नहीं होगा। तब तक आप भी कागज नहीं दिखाएंगे। कागज तो दिखा दिए मैंने, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो चलिए फाइनल अब मतलब लास्ट में अब हम अपने सेशन के आ ही चुके हैं। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, हमने इन चीजों पर बात कर लिया है। आप फाइनली जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है, इस पर आपका फाइनल राय क्या है कि क्या आगे फ्यूचर में भी हमें ये देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? वी एज अ सिटीजन इस पर क्या चीज कर सकते हैं, क्या बात करनी जरूरी है, या फिर लॉ मेकर्स के हाथ पर इसको छोड़ दें, वो लोग देख लेंगे? जो जब से ह्यूमन है तब से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, जब से स्टेट है तब से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, बिल्कुल हमें आगे देखने को भी मिलेंगी। बस बात यह है कि जितना हैदराबाद में इसको अपलोड किया गया उससे मुझे प्रॉब्लम है, जितना कि अब इसे इस इंसिडेंस में इसे अपलोड किया जा रहा है इससे मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि कल के दिन कभी भी मॉब लिंचिंग वगैरह होगी, बिल्कुल होगी। अथॉरिटी नहीं तो कोई और अथॉरिटी मार देगी। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जस्ट की गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको किल कर रही है, राइट। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस बात से है, उज्जवल कोई क्रिमिनल मरे या फिर कोई इनोसेंट मरे, दोनों ही केस में एक लाइफ गई है, ठीक है। उसे प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम के थ्रू प्रॉपर बाईपास करके आपने काम किया है। अगर आपने काम किया तो वो कैसे भी करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है, वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। अगर आप पूछेंगे तो आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। एक इंसान को बोलने की आजादी तक नहीं दी गई, उसे ये भी नहीं बोला गया कि उसने क्या गलती करी है, या फिर उसे मौका नहीं दिया गया कि उसने उसको अपने आप को डिफेंड कर सके, उसे पहले ही से मार दिया गया। तो क्या क्या आर्टिकल 19 का यहाँ पर, ये आर्टिकल 19 जो है क्या यहाँ पर ये एक रैशनल पॉइंट बनता है? क्योंकि इट इज बेसिकली आप, क्योंकि आप तो यहाँ पर आपका मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, आपके बिलीफ से, आपके ओपिनियन से, आप उसके बारे में बात करते हैं। बट अगर आप एक गैंगस्टर के तौर पर लेबल्ड है, यहाँ पर मैं कॉन्विक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अगर आप वैसे लेबल्ड हैं, तो क्या उसके बावजूद भी आपको वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए? बिकॉज जो उसका क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक मोरालिटी, और ये इस चीज पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो बिल्कुल आपने खुद ही बता दिया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप प्रॉपर अथॉरिटी के सामने आपको एक हक तो होना चाहिए। ऑडी ऑल्टरम पार्टम नेचुरल जस्टिस का सिस्टम है दैट लेट द अदर बॉडी बी हर्ड। फिर से बोलिए। ऑडी ऑल्टरम पार्टम एक मैक्सिमम है लॉ की। ऑडी ऑल्टरम पार्टम मींस लेट द अदर पार्टी बी हर्ड। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल होता है, एक तो आप अपने ही केस में जज नहीं बन सकते। अगर आप किसी केस, आपके अगेंस्ट कोई केस है या आप कोई केस लड़ रहे हो, आप जज नहीं बन सकते। दूसरी बात है, फेमस हो ही गया था हमारे पुराने चीफ जस्टिस के साथ। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि दूसरी पार्टी को सुना जाना बहुत जरूरी है। तो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उज्जवल। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं पोडियम में आके माइक पकड़ के बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, ये भी है कि मैं कभी भी अथॉरिटी के सामने बात कर सकता हूं और वो मुझे सुनेंगे जी। तो ये भी आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उज्जवल, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और रही बात इस बात की कि पेंडेंसी है जुडिशरी में, तो ये लॉ मेकर्स का काम है कि दैट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का बिल अभी तक चल रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी है, बट उसे हम लोग आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। किसकी प्रॉब्लम है? लॉ मेकर्स की प्रॉब्लम है। अगर पेंडेंसी है कोर्ट्स में, वो किसकी प्रॉब्लम है? वो पुलिस की प्रॉब्लम है कि वो सही तरीके से एविडेंस नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, फैब्रिकेशन हो रहा है एविडेंस का, एविडेंस को डिले किया जा रहा है। ये जबरदस्ती यहाँ पर एक और मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया है, जो हमने नालसा और सालसा लाए थे, उसके अलावा हमने जो लोक अदालत बनाई और ग्राम न्यायालय बनाए हमने, क्या उसका फायदा हुआ है हमें? और क्या इस पर्टिकुलर जो केस है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल के केसेस हैं, क्या इसमें हम इन इंस्टीट्यूशन की मदद ले सकते हैं, या फिर ये काम सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स का ही आता है? ये सीधे प्रोसीजर नालसा और सालसा जो है उज्जवल, वो सिविल प्रोसीजर के लिए, वो क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए नहीं है। उनमें बहुत छोटी छोटी पनिशमेंट वगैरह, वो कॉम्पनसेशन वगैरह, आर्बिट्रेशन वगैरह, मीडिएशन वगैरह करते हैं। बट आप अगर किसी, आपको पता है दो तरीके से लॉ होता है, दो तरीके से लॉ गवर्न होता है, सिविल तरीके से, क्रिमिनल तरीके से, राइट। क्रिमिनल तरीके का मतलब ये होता है अगर आपने कोई क्राइम किया, इसका क्या डेफिनेशन है? आपने कुछ ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से सिर्फ विक्टिम सफर नहीं किया है, जिसकी वजह से पूरे सोसाइटी पे क्वेश्चन हो गया है, पूरे सोसाइटी पे धब्बा लग चुका है कि कैसे आपकी सोसाइटी में किसी का रेप हुआ है, कैसे आपकी सोसाइटी में ऐसे मॉरल्स आपके गिर गए कि आपकी सोसाइटी में मर्डर हुआ है, कैसे मॉरल्स गिरे, ये पूरे एक स्टेट पे क्वेश्चन होता है। इसीलिए हमेशा प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, हमेशा जो भी केसेस होते हैं, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो वर्सेस स्टेट लगते हैं, क्योंकि पूरे सोसाइटी का मोरल फैब्रिक को डाउन कर देता है, ठीक है उज्जवल। तो क्रिमिनल सिस्टम को आपको प्रॉपर प्रोसीजर से जाना होगा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह से ही जाना होता है। नालसा सालसा ने बिल्कुल काम किया। अगर आप सिविल में मुझसे पूछेंगे, क्लोज टू 2.87 करोड़ केसेस सिंस 1987 नालसा और सालसा ने जो है रिजॉल्व करें, और वो आपसी मतभेद को बिल्कुल एमिकेबली सुलझाते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ।
ठीक है उज्जवल। अब ओपेंडेंसी की अगर आप बात करते हैं तो आपको स्टेट में प्रोसिक्यूटर्स लाने होंगे आपको। यस पूजा, उसने कहा फर्स्टली पुलिस नीड्स अ गुड स्क्रिप्ट राइटर्स। ओके, ये उज्जवल ने पिछले अपने वीडियो में भी बात करी थी। ये बहुत ही थर्ड क्लास मूवी की तरह ये जो इंसिडेंस हुआ है, बिल्कुल। सिंघम 3 रोहित शेट्टी भाई ने लिखी थी ये। नहीं, रोहित शेट्टी सोते हुए भी इतनी गंदी स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता था, सॉरी टू से। चलो तो मुझे लग रहा है भैया पुलिस ने सिंघम 2 देख कर आई थी। लास्ट में उसमें भी ऐसी करा था, वहाँ ट्रक से उड़ाता है, इन्होंने बोला पलट दी, और बोला भी तो क्या कि गाय थी तो पलट गई। अब यार कुछ तो डंका बोल देते। Okay, Garima is saying police encounter is legal only in case of self defense. Yes, Garima, police encounter is legal जबकि self defense का केस हो। उज्जवल आईपीसी में सेक्शन 77 से सेक्शन 100 तक एक्सेप्शंस हैं। जब आप यहाँ पर क्या 25 सेकंड्स रिमेनिंग दिखा रहा है, क्या खत्म होने वाला है? तो वी आर ऑन द रैप अप। तो थैंक यू सो मच। चलिए भाई, थैंक यू सो मच आप लोगों ने जिन्होंने देखा। 10 सेकंड में इसको रैप करता हूँ। जल्दी से जल्दी आप भैया के इंस्टाग्राम हैंडल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे स्टेटस में दिख जाएंगे। प्लस दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। आप सब जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।